तो फिर भी इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, फिर भी इनके बारे में बहुत सारी चीजें जो है आज भी अननोन है। और जब हमने शुरुआत में बात की थी कि देर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स, थ्री काइंड्स ऑफ थिंग्स, ज्ञात, अज्ञात और अज्ञेय। तो राहु केतु के जो डेफिनेशंस हैं, राहु केतु के जो अंडरस्टैंडिंग है, इसमें बहुत सारा पार्ट ऐसा आता है विच इज अज्ञेय, बिकॉज यू कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड इट और वी कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड इट। हमको शायद राहु केतु कभी समझ में आए ही ना, हमको शायद राहु केतु का जो ट्रू एसेंस है, जो ट्रू वैल्यूज है, वो कभी समझ में आए ही ना, क्योंकि वो हमारे कॉम्प्रिहेंसिव लिमिट से बाहर है। राहु केतु की जब हम बात करते हैं तो पहले एक बार थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि इनका ओरिजिन हुआ कैसे है, बोथ माइथोलॉजिकली जो हमारे शास्त्र बताते हैं उस पे भी बात करेंगे, और साथ में इनका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस, अगर हम मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस अगर हम बात करते हैं, तो वो भी आज हम समझेंगे। देखो, राहु केतु का जो हिस्ट्री बिहाइंड राहु केतु है, we all have already discussed about the Mohini avatar. We have already discussed a little bit about how Rahu and Ketu were formed. जो स्वर भानु करके एक राक्षस हुआ करते थे, असुर हुआ करते थे, तो उनको जब समुद्र मंथन हुआ तो ही वॉज मोटिवेटेड इनफ कि कहीं ना कहीं पे अमृत जो बट रहा है वो सिर्फ देवताओं को ही मिल रहा है। तो ये बात जैसे ही पता लगती है तो स्वर भानु went there. He was kind of a shape shifter, so he uh, transformed himself into देव। तो जब देव के उसमें ट्रांसफॉर्म कर लिया और जाके देवों के बीच में बैठ गए, तो होता ये है कि जब भगवान विष्णु मोहिनी अवतार के अंदर अमृत कलश से अमृत बांट रहे थे, तब सूर्य और चंद्र को ये बात पता लग गई कि ये जो स्वर भानु नाम का असुर है ये यहाँ पे आ गया है। अब जैसे ही इनको ये बात पता लगी तो इन्होंने सबसे पहले विष्णु भगवान को बोला कि भगवान ये देखो, ये जो है ये असुर यहाँ पे आ गया है और ये भी अमृत पीने को क्या कहते हैं कि यहाँ पे छल कपट से आया है। तो जैसे ही भगवान विष्णु को पता लगा तो उन्होंने सुदर्शन चक्र की मदद से स्वर भानु का सर का हिस्सा, जो गला था, उसको काटा। द अपर पार्ट विच इज द this particular face area, the mind area, the brain area, this was known as Rahu, and the lower part is known as Ketu. The rest of the body is known as Ketu. इन दोनों की मृत्यु इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो जो अमृत है वो अमृत पी लिया था। So that is why these two grahas are still existent. अब ये तो होती है इसकी जो वेद और शास्त्र हमें बताते हैं, जो पुराण बताते हैं, उनकी स्टोरी। राहु केतु असल में है क्या, किस तरीके से राहु केतु को कैलकुलेट किया जाता है, किस तरीके से राहु केतु को आइडेंटिफाई किया जाता है। हमने 9 ग्रह जो पढ़े हैं, जो अभी तक 9 ग्रह हम पढ़ रहे हैं, उसमें से 7 ग्रह तो हमने पढ़ लिए। ये 7 ग्रह तो वैसे भी फिजिकली एग्जिस्टेंट है, तो आप अगर किसी टेलीस्कोप से या फिर किसी ऐप और इन सब से देखोगे तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ दोज ग्रहस एंड यू विल बी एबल टू सी एन इमेज ऑफ दीज ग्रहस। बट राहु केतु के साथ में ऐसा नहीं है। राहु केतु आर अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ थीम ऑल टुगेदर, दे पुट फॉरवर्ड अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ थीम। राहु और केतु जो फॉर्म होते हैं, पहले एक बार हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये जो इमेज आपको दिख रही है ना सामने, इस इमेज में देयर आर मेजर प्लेयर्स, वो है राहु केतु सूर्य एंड चंद्र। 4 मेजर प्लेयर्स आते हैं, ठीक है। इन चारों मेजर प्लेयर्स की वजह से ही जो राहु और केतु है, इनकी पोजीशंस हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब ये बात तो हमको पता है कि सूर्य के अराउंड अर्थ रिवॉल्व्स, राइट।
सूर्य के अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रही है, और अर्थ के अराउंड मून रिवॉल्व्स, राइट। सूर्य के अराउंड जो अर्थ ऑर्बिट करती है, तो उसका एक अपने आप में एक्सिस बनता है, राइट। ये जो आपको अर्थ ऑर्बिट दिख रहा है ना, ये अराउंड इसका पाथ है। दिस पाथ इज नोन एज द एक्सिस और द ऑर्बिट ऑफ अर्थ। इस पाथ पे ही अर्थ मूव करती है, ठीक है। मून जो है वो भी अर्थ के अराउंड मूव करता है, रोटेट करता है। तो मून का भी अपना एक ऑर्बिट है, एक पाथ है। ये जो मून का पाथ है, ये थोड़ा सा टिल्टेड है। इट इज टिल्टेड नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली 5 डिग्रीज एज कंपेयर टू द अर्थ्स ऑर्बिट अराउंड सन। तो ये इस पाथ से, जो मून का पाथ है, वो 5 डिग्रीज के अराउंड ऐसे टिल्टेड है, ठीक है। तो वो सेम नहीं है। अब जब दो ये पाथ बना रहा है ना, तो इन पाथ्स को हम क्या बोलेंगे, एक बार के लिए ऐसा मान लेंगे कि ये एक पूरा जो है प्लेन है। प्लेन का मतलब एक टेबल की तरह मान लो, आप एक सर्कुलर टेबल मान लो। ये सर्कुलर टेबल यहाँ पे है, ये सर्कुलर टेबल क्या है कि यहाँ पे है, अर्थ की और सॉरी मून की और सन की, ठीक है। अब ये दो टेबल्स जो है, इनमें से एक टेबल और एक प्लेन जो है, वो प्लेन is kind of intersecting because it is 5 degrees to the rotating axis, which is like this. तो वो ऐसे रोटेट जब कर रहा है ना मून, तो वो कहीं ना कहीं पे आके उस पे इंटरसेक्ट करता है सन के ऑर्बिट पे। यानी हम सन के ऑर्बिट का मतलब है अर्थ्स ऑर्बिट अराउंड सन, ओके। दिस अर्थ्स ऑर्बिट अराउंड सन or the plane formed by Earth's orbit around Sun is called as the solar plane. ठीक है। The rotation or the orbit of Moon makes another plane which is called as the lunar plane. ठीक है। सोलर प्लेन मतलब सूर्य से बना हुआ, एंड मून का जो है वो ल्यूनर प्लेन। अब ये जो दोनों प्लेन्स जब इंटरसेक्ट करेंगे, और ये इंटरसेक्ट करते हैं स्काई के अंदर, ये इंटरसेक्ट करते हैं स्पेस में, तो ये जब इंटरसेक्ट करते हैं ना, तो क्योंकि हम 2 डायमेंशनल इमेज देख रहे हैं और प्लेन जो है वो 2 डायमेंशनल ही है, तो ये दो जगहों पे इंटरसेक्ट करेंगे। एक अपन मान लेते हैं ये प्लेस और दूसरी यहाँ पे। इसके अलावा मून कहीं पे भी क्या है ना, इंटरसेक्ट नहीं करेगा किसी भी और पॉइंट पे सोलर जो प्लेन है उस पे, ठीक है। तो ल्यूनर प्लेन और सोलर प्लेन ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उन दो पॉइंट्स को हमने आइडेंटिफाई किया। इन दो पॉइंट्स के बारे में तो हम बात करेंगे ही सही, लेकिन पहले ये तो समझ लें कि सूर्य और चंद्र, इन दोनों को ही हमने क्यों लिया। कोई और भी तो ऐसा ऑर्बिटल प्लेन था जो हम ले सकते थे। हम बृहस्पति से ले सकते थे, हम शनि से ले सकते थे, पर सूर्य और चंद्र से ही क्यों लिया। तो देखो, सूर्य और चंद्र जो है ये दो ल्यूमिनरीज है। इन दो ल्यूमिनरीज के ये लाइट के सोर्स है, ठीक है। मून का मैंने आपको बताया था, बिकॉज इट इज वेरी क्लोज टू अर्थ, सो इट हैज अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस। दैट इज व्हाई रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट इट इज नॉट जनरेटिंग एनी लाइट, बट स्टिल हम इसको बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, वो सूर्य की लाइट को ही रिफ्लेक्ट करता है। तो अब ये जो चंद्रमा है और ये जो सूर्य है, इन दोनों का इंपॉर्टेंस जो है ज्योतिष के अंदर इतना ज्यादा है, क्योंकि इन्हीं से हमारी तिथीज फॉर्म होती हैं। जो हम डे का कैलकुलेशन करते हैं ना वैदिक, वो तिथि भी इन्हीं से फॉर्म होती है। इन्हीं की वजह से हमारी जो आत्मा है, हमारा जो यस हमारी जो आत्मा है, हमारे जो डिजायर्स हैं, हमारा जो मन है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ओके। सो व्हाट हैपेंस इज, इन लोगों को, इन इन पर्टिकुलर दो प्लैनेट्स को हमने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, बिकॉज इनके जो एक्सिस है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनका जो मूवमेंट है ओवरऑल, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो अब इन दोनों के मूवमेंट से, इन दोनों के मूवमेंट के जो इंटरसेक्शंस है, इन दोनों के जो ऑर्बिटल प्लेन्स हैं, इन्हीं की वजह से हमारे ग्रहण भी लगता है अर्थ के अंदर। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जब हम बोलते हैं ना, तो वो ग्रहण भी इसी तरीके से लगता है, ड्यू टू दिस पर्टिकुलर फिनोमिना एज वेल।
अब वो ग्रहण जो लग रहा है उनमें कहीं ना कहीं पे these 2 points which we call as the Rahu and the Ketu, or in Western systems we call it the descending or the ascending node. तो इन दोनों पॉइंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स की वजह से, इन्हीं मैथमेटिकल पॉइंट्स पे आने पे जो संपूर्ण ग्रहण है या पूर्ण ग्रहण है, जो छाया क्रिएट होती है, वो सूर्य चंद्र की इसमें अर्थ में होती है. That is why these two grahas like Surya and Chandra are very important, and of course the Rahu and Ketu becomes very important. इनकी वजह से लाइट जो है अर्थ के अंदर उन पे बहुत मेजर या ड्रास्टिक इफेक्ट पड़ता है, और जब लाइट पे इफेक्ट पड़ेगा तो फिर तो सारे कुछ जो प्रोसेसेस है अर्थ पे उन पे भी इफेक्ट पड़ेगा. तो अब ये जो दो पॉइंट्स आए अपने पास ड्यू टू द इंटरसेक्शन ऑफ द ल्यूनर प्लेन एंड द सोलर प्लेन, ये दो पॉइंट्स को हम बोलते हैं, एक को बोला राहु, एक को बोला केतु. अब यहां पे चंद्र जो है वो एक ही डायरेक्शन में ऑर्बिट में रोटेट करता है, ठीक है. अब ये एक ही डायरेक्शन के अंदर रोटेट करेगा, तो एक बार जब वो ऑर्बिट पे क्रॉस करेगा तो वो नीचे की तरफ जा रहा होगा, और एक बार जब वो ऑर्बिट पे क्रॉस करेगा तो वो ऊपर की तरफ जा रहा होगा, ठीक है. ये नीचे ऊपर जो है वो अर्थ के अकॉर्डिंगली हमने लिया है, नदर्न और सदर्न हेमिस्फेयर इन दोनों के हिसाब से हमने रेफरेंस में लिया है, ठीक है. अब जब ये ग्रह, ये जो चंद्र है, ये नीचे की तरफ जा रहा होता है ना, नॉर्थ से साउथ की तरफ, यानी डिसेंड कर रहा होता है, तो इसको हम बोलते हैं केतु और द डिसेंडिंग नोड, जहां पे ये मीट करता है ना इस एक्सिस पे. तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है जहां पे चंद्र ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, इट इज डिसेंडिंग, उसको बोला डिसेंडिंग नोड यानी कि केतु. और जो ऊपर की तरफ जा रहा है नीचे से, यानी कि अब वो वापस भी तो आएगा ना ऊपर, तो नीचे से जब ऊपर की तरफ जा रहा है, चेंजिंग इट्स हेमिस्फेयर, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम बोलते हैं असेंडिंग नोड विच इज राहु. इस बात का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है राहु और केतु को समझने में, कि असेंडिंग नोड और डिसेंडिंग नोड ऐसा ही क्यों बोला गया, और असेंडिंग और डिसेंडिंग नोड जो है ये क्या सिग्निफिकेंस रखते हैं. ऐसा भी तो हो सकता था ना कि हम डिसेंडिंग नोड को कुछ और टर्म दे देते और असेंडिंग को कुछ और टर्म दे देते, उसके कुछ सिग्निफिकेशंस अलग हो जाते, बट ऐसा है नहीं. तो ये जो दो पॉइंट्स आते हैं, इन दो पॉइंट्स को हमने बोला राहु और केतु. अब आप समझिए, देखो चंद्र इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ जल तत्व. चंद्र इज योर इमोशंस, Chandra is your mind. Chandra is something which regulates overall the water element in the earth, in the planet earth. ये जो बायोरिदम बनती है, जो स्लीप पैटर्न्स बनते हैं, ये भी चंद्र की वजह से ही बनते हैं. चंद्र का मूवमेंट फ्रॉम अप टू डाउन represents certain kind of energies. Chandra ka movement from downwards towards upside, up the means northern hemisphere of earth, means some kind of different interpretations. कुछ ना कुछ इसका मीनिंग होता है. Chandra is your emotions, Chandra is your water, Chandra is your bio memory, Chandra is your past life memory and all. So everything is now dependent on the movement of Chandra. जब चंद्रमा अपने हाइज यानी कि अपने नेचुरल हाई से नेचुरल लो की तरफ जाता है, टुवर्ड्स द सदर्न साइड, दक्षिण की तरफ, तो होता क्या है कि हमारा मन जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है. हमारा मन जो है इट इज अंतर्गामी, इट इज टेकिंग एन अप्रोच ऑफ बिकमिंग अंतर्गामी. वो अपने बारे में ज्यादा सोच रहा है, अपने बारे में मतलब इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है. वो ऊर्जा जो है चंद्र की, दो इमोशंस की, जो इमोशंस के हमारे टाइड्स बन रहे हैं, उन टाइड्स के अंदर it is lowering down, it is going down, and down means inside us.
क्योंकि ये हमारी जो बायोकेमिस्ट्री है उस पर इफेक्ट डाल रहा है ना, तो हम खुद जो है वो अंदर की तरफ ज्यादा सोचने लग जाते हैं। आत्मज्ञान, आत्मचिंतन, इंट्रोस्पेक्शन, ये सब चीजें हम क्या है कि करने लग जाते हैं जब चंद्र नीचे की तरफ जा रहा है। ओके, इस मूवमेंट को, जब शुरुआत हुई इस मूवमेंट की, तो इस मूवमेंट के जो पॉइंट है उसको हमने केतु बोला, बिकॉज व्हेन चंद्र मीट्स केतु, that is the time when we introspect, and that is why we call Ketu as a planet which makes us feel deeper inside, which makes us feel introspective towards our approach in life or towards anything, because it is all about feelings, it's all about moon. And when moon meets Ketu, all it is going to do is introspect, अंतर्गामी approach. अब अंतर्गामी अप्रोच का एक स्फेयर है, राइट, 50% ऑफ द टाइम्स वो नीचे की तरफ रहेगा। फिर वो जब चंद्र नीचे से ऊपर की तरफ आने लग जाता है और वो नदर्न हेमिस्फेयर की तरफ जाने लग जाता है, तो क्या होता है कि जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, उस पॉइंट से बिगिनिंग होती है टुवर्ड्स मून गोइंग टुवर्ड्स द अपवर्ड साइड ऑफ इमोशंस। तो हमारे इमोशंस ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ जाते हैं। तो जो बाहर की तरफ जाने वाले इमोशंस है, जो एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सनालिटी, एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ एन अप्रोच आती है, बहिर्गामी अप्रोच जो होती है, बाहर की दुनिया से ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाने वाली अप्रोच, कि हमारे अंदर का जो हमने है वो तो मास्टर कर लिया है, नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, एवरीथिंग अराउंड अस वर्क्स। वो अप्रोच, वो जो इच्छा है, वो जो इमोशंस है, वो जागृत होते हैं, क्योंकि वो मून जो है वो लोअर हेमिस्फेयर से अपर हेमिस्फेयर की तरफ जा रहा है। इट इज गोइंग इनटू द हायर प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस, हायर प्लेन्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, नॉट स्पेसिफिकली स्पिरिचुअलिटी बट रादर हायर प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस और अवेयरनेस। तो उसको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ऑल ऑफ अ सडन इट गोज इनटू अ मोड के यहाँ पे इतना सब कुछ हो रहा है, because it is going upwards, and that is why we call it the ascending node, and that is why we call Rahu as a graha which is bahirgami, बाहर की अप्रोच रखना ज्यादा जानता है, अंदर क्या चल रहा है it does not have that much of an care about it, okay, it does not care about it. So ये जो दो पॉइंट्स आ जाते हैं, जो डिसेंडिंग नोड और द असेंडिंग नोड, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, क्योंकि यहां से हमारी जो लाइट है वो इन्फ्लुएंस हो रही है, वो जो हमारी लाइट की अप्रोच है वो इन्फ्लुएंस हो रही है। ये तो रहा इसका एक टेक्निकल सिग्निफिकेशन एंड हाउ वी रिलेट इट विद द राहु एंड केतु। देयर इज वन मोर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट राहु केतु। जब हम ग्रहों की बात करते हैं और जब हम हमारी खुद की बॉडी की बात करते हैं, तो देयर आर टोटल 7 चक्र, 7 चक्र हैं हमारी बॉडी में ना, these different kind of energy points or energy centers in our body for different kinds of things, starting from the topmost chakra to the bottom most, the मूलाधार and all। ये तो पूरे 7 हो गए। तो 7 तो हमारे ग्रह हैं जो कि फिजिकल एग्जिस्टेंस में आते हैं। इन 7 ग्रह जो है, ठीक है, ये कुछ अलग अलग कलर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये 7 ग्रह जो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिकॉज दीज आर रिप्रेजेंटिंग द 7 चक्र। ये 7 चक्र की ऊर्जा से परे जो ऊर्जा है वो है राहु और केतु की ऊर्जा। द लाइट, when we talk about particle physics, when we talk about quantum mechanics, when we talk about quantum physics, or many of you might have known about the Heisenberg's uncertainty principle and all that। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो चक्र है हमारे, उन चक्रों के परे, टुवर्ड्स द अपर साइड, जो हमारे टॉप मोस्ट चक्र से भी परे अगर कोई ऊर्जा है तो वो है राहु की ऊर्जा। और जो बॉटम मोस्ट यानी मूलाधार चक्र से भी डाउन ऊर्जा जो रहेगी, है ना, जो हमको नहीं दिख रही है, जो हमको नहीं फील हो पा रही है शायद, वो है केतु की ऊर्जा।
because there is a space, and we are, because we are not able to identify it does not mean that it does not exist. अब इस जो क्राउन की ऊर्जा है या फिर जो अपर साइड वाली ऊर्जा है या लाइट का फॉर्म है, सात तो हमको पता लग गई, विबग्योर जो है, वायलेट, इंडिगो एंड ऑल दैट, वो कलर्स तो हमको पता है। इससे ऊपर जो है वेवलेंथ के अंदर हम देख नहीं पा रहे, बिकॉज दीज आर द अल्ट्रा वायलेट वेव्स। और इससे नीचे जो है ये भी हम नहीं देख पा रहे हैं, बिकॉज दीज आर द इंफ्रारेड रेडिएशंस। जो अल्ट्रा वायलेट एनर्जी है वो ऊर्जा है राहु, और जो इंफ्रारेड ऊर्जा है वो है केतु। We are identifying it as two different forms of light or two different kinds of light, because we have already identified each and every graha as one or the other element or the type of light, the Vibgyor. ये राहु और केतु की सिग्निफिकेंस है। ये राहु और केतु ना इन सारे चक्र के इर्द गिर्द एक तरीके से सर्प बनाए हुए बैठे हैं। सर्प मतलब द हेड एंड द टेल, एक लूप बनाए बैठे हैं। और ये लूप जो है, ये लूप है माया से मोक्ष के जो रास्ता है वो। इस लूप से जिस दिन हम बाहर आ गए तो हमको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। इस लूप में चलते जाएंगे तो बार बार माया माया चलती जाएगी। इस लूप का जो चाबी है, जो ताला है, वो भी राहु केतु है, और जो चाबी है वो भी राहु केतु है। और इनकी जो बनती नहीं है वो है सूर्य और चंद्र से, बिकॉज ये सूर्य और चंद्र क्या है ना, ये ऊर्जा है, ये लाइट है। दीज आर प्योर फॉर्म्स ऑफ लाइट। प्रकाश, प्रकाश यानी ज्ञान। जब हमको अनंत ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है तो हम चीजों को बैलेंस करने लग जाते हैं हमारी लाइफ में। फिर हमारे ये सब नहीं रहता है कि कोई चीज ज्यादा हो गई, कोई तत्व कम हो गया। नो, वी आर बैलेंसिंग ऑल द तत्व, एंड दैट इज व्हाट सन एंड मून वांट्स टू डू. And that is why Rahu and Ketu do not like Sun and Moon, and Sun and Moon does not like Rahu and Ketu that much. क्योंकि ये तो कोशिश करते हैं कि हमें उस ज्ञान के प्रकाश की तरफ लेके जाए, और राहु केतु जो है वो किसी ना किसी तरीके से अगर अनबैलेंस्ड है तो फिर ये आपको इस माया से, इन सब चीजों से दूर होने ही नहीं देते हैं। तो ये कुछ सिग्निफिकेशंस है राहु और केतु की। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, थोड़ी चीजें और अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये राहु और केतु जो ग्रह हैं, ये दोनों ग्रह हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट ही रहते हैं कुंडली में। क्यों रहते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली आप देखो ना, यहाँ पे ऑर्बिट दो जगहों पे इंटरसेक्ट करेगा और वो इक्वली ऑपोजिट यानी 180 डिग्रीज के उस पे है, एंगल पे, राइट। तो एक दूसरे के ऑपोजिट है अर्थ के दोनों तरफ, एक तरफ राहु एक तरफ केतु। ओके, ये हमेशा आपको देखने को मिलेगा लग्न कुंडली के अंदर। हमेशा याद रखना, D1 चार्ट के अंदर ये ऑपोजिट देखने को मिलेंगे। हो सकता है बाकी चार्ट्स के अंदर आपको ये ऑपोजिट देखने को ना भी मिले, ठीक है। कुछ चार्ट्स ऐसे होंगे जिनमें राहु केतु साथ में ही बैठे होंगे, तो वो कैलकुलेशंस अलग है, उस पर नहीं जाना। आपको सिर्फ D1 चार्ट अगर देखोगे, विच इज द लग्न कुंडली और योर जन्म कुंडली इज व्हाट वी कॉल इट, तो ये हमेशा एक दूसरे से ऑपोजिट रहेंगे। जन्म कुंडली को हमने बोला था कि ये हमारे जो कर्म है इनको दिखाती है। तो इन कर्म के जो बंधन है, इस कर्म का जो लूप है, इन दोनों को ना राहु केतु एक्सेस लेके बैठता है। राहु केतु एक तरीके से दोनों साथ में ही चलेंगे, आप इन दोनों को कभी अलग अलग इंटरप्रेट नहीं कर सकते हो। आपने एक एलिमेंट को कम किया, एक स्विच को कम किया, तो दूसरा स्विच जो है वो पावर हो जाएगा। दो तरीके की एनर्जीज इस तरीके से बैलेंस्ड है। अगर वो बैलेंस कहीं पे भी बिगड़ा कि एक ऊर्जा को आपने कम किया, एक को ज्यादा किया, तो होगा क्या? किसी भी एक ऊर्जा को कम किया, एक ऊर्जा को ज्यादा कर दिया, तो होगा क्या? उसकी ऑपोजिट ऊर्जा हमेशा कम या ज्यादा हो जाएगी, बिकॉज द नेट सम ऑफ एनर्जी इज गोइंग टू बी द सेम। तो जब आपने राहु को कम किया
तो केतु एलिमेंट ज्यादा हो जाएगा। केतु एलिमेंट को कम कर दिया तो राहु एलिमेंट ज्यादा हो जाएगा। और इसी जद्दोजहद के बीच में हमारी लाइव्स निकल जाती है, पूरी पूरी जन्म जन्मांतर निकल जाएंगे। जिस दिन हमने इनको बैलेंस करना सीख लिया, उस दिन से हमारा जो ओवरऑल एलिवेशन है वो शुरू हो जाता है। और इसको बैलेंस करने मात्र में ही आप सारे ग्रहों को बैलेंस कर लेते हो एक तरीके से, क्योंकि इनको बैलेंस करना इतना आसान है ही नहीं। तो ये बात तो रही कि 180 डिग्रीज पे ये रहते हैं एक दूसरे से और आमने सामने रहते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के पूरक हैं। दीज आर टू साइड्स ऑफ द सिंगल कॉइन, ऑफ द सेम कॉइन। अब हम बात करेंगे राहु केतु परफॉर्म कैसे करते हैं, ये फंक्शन कैसे करते हैं, इन दोनों के किस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे रिजल्ट्स, और कैसे आप इंटरप्रेट करोगे इन ग्रहों को। बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है राहु केतु के बारे में, इट इज ऑब्वियसली दैट दीज आर टू शैडोवी प्लैनेट्स, दीज आर छाया ग्रह। छाया ग्रह है। और एक चीज और है, ऑल ऑफ बोथ ऑफ द प्लैनेट्स आर रेट्रोग्रेड इन मोशन ऑलवेज। क्योंकि यहाँ पे जो एक्सिस बनता है ना, वो एक्सिस ऐसा बनता है कि हमको ये हमेशा उल्टे घूमते हुए ही दिखते हैं। दीज पर्टिकुलर 2 पॉइंट्स व्हेन कैलकुलेटेड आर ऑलवेज मूविंग इन रेट्रोग्रेड मोशन। ये हमेशा रेट्रोग्रेड होंगे। नॉर्मल ग्रह जो है 1 के बाद 2 राशि में जाएगा ना, ये 1 के बाद 12 नंबर राशि में जाएंगे, ये पीछे की तरफ जाते हैं। ठीक है, इनमें वक्र ऊर्जा नॉर्मली रहती है। अब ये क्योंकि फिजिकल प्लैनेट्स तो है नहीं, छाया ग्रह है, तो इनकी जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो नहीं है। अब जब फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है तो कोई ना कोई मेटाफिजिकल एग्जिस्टेंस होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो मेटाफिजिकल एग्जिस्टेंस अपने आप में बहुत पावरफुल होगी, बिकॉज इट इज नॉट प्रेजेंट फिजिकली। तो वो सारी ऊर्जा भी तो कहीं ना कहीं पे जाएगी। तो होता क्या है कि राहु केतु जो है ना, ये एक तरीके के सिंक हैं। ये अपनी तरफ ऊर्जा को अट्रैक्ट करते हैं, ये अंदर की तरफ लेना चाहते हैं ऊर्जा को, और उसको प्रोसेस करके ये अपने तरीके से रिजल्ट देते हैं। राहु अलग से देता है, केतु अलग तरीके से देता है। राहु क्योंकि हमारे सर वाला पार्ट है, जो ऊपर का पार्ट है सारा ना, सर से लेके गले तक का पार्ट जो है, कंठ तक का पार्ट है, तो राहु को क्या लगता है कि हर चीज को प्लान कर लिया जाए, उसमें बुद्धि लगाई जाए, उसको सोचा जाए, समझा जाए, उस नॉलेज को ग्रास्प किया जाए। बिकॉज फेस वाला पार्ट हमेशा कोशिश करता है कि आप सोचते जाओगे, आप उस जो प्रकृति और पुरुष, इन दोनों के बीच का रिलेशन है, इसमें आप क्या है ना, कभी साक्षी बन के नहीं देखोगे। आप हमेशा कोशिश करोगे कि इसको कैसे और पा लिया जाए, इसके बारे में कैसे और जान लिया जाए। ये जो और की जो ग्रास्पिंग वाली ऊर्जा है ना, ये सारा हमारी बुद्धि करती है, ये हमारा दिमाग करता है। एक लेवल तक ये अच्छा होता है, लेकिन जब ये लेवल क्रॉस कर जाता है तो ये खराब हो जाता है। और केतु ऑन द अदर हैंड, इट इज द लोअर बॉडी, इट इज द एक्शनेबल पार्ट। दिमाग का तो क्या है, वो तो एक्शंस को तो कर नहीं सकता, वो तो सिर्फ थॉट्स दे सकता है। वो तो नर्व्स को, नर्व रिसेप्टर्स को ये बताएगा कि ये एक्शन कर लो कर लो। बट माइंड खुद एक्शन नहीं क्रिएट कर सकता ना, वो एक्शन नहीं कर सकता। अल्टीमेटली जो आउटकम है वो तो बॉडी को कर्म करना है। तो वो जो बॉडी है, वो पार्ट है केतु। सो दिस इज द आउटपुट ऑफ सॉर्ट्स, दिस इज द रिलीज पार्ट ऑफ इट। राहु के बारे में हमने समझा कि राहु जो है वो हमारे अपर चक्र, उनसे भी ऊपर है, और केतु जो है वो लोअर चक्र जो है उनसे नीचे है। तो एक तरीके से एक तरफ से ऊर्जा आ रही है, एक तरफ से ऊर्जा रिलीज हो रही है। दिस इज व्हाट राहु एंड केतु आर। राहु हमेशा ऊर्जा लेने की कोशिश करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। उसको जब तक आप देते रहोगे कुछ ना कुछ नॉलेज, इंफॉर्मेशन या थिंकिंग, वट एवर, वेर एवर इट इज सिटिंग, तो उसको फीड करते रहोगे, तो वो राहु क्या है कि इट विल अल्टीमेटली कीप ऑन टेकिंग, कीप ऑन टेकिंग।
और केतु का क्या है, केतु के पास आएगा, आते ही उसको लगेगा अच्छा ये चीज थी, और क्या ये इतनी महत्वपूर्ण हो रही है कि मेरी जो लाइफ है इसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है, चलो इसको छोड़ दो, इसको निकालते हैं अभी के अभी। कोई एक ऐसा इंसान जो कि जिसके पास सब कुछ है और वो सब कुछ त्यागने को तैयार है, वो केतु है। एक फकीर इंसान कभी केतु नहीं है, ये बात याद रखना। और फकीर का मतलब मैं मटीरियलिस्टिकली नहीं कह रहा हूं, फकीर का मतलब मेंटली। एक बहुत अच्छी सेइंग है, इट इज अ वेरी कॉमन सेइंग, कि आप पैसों की गरीबी मिटा सकते हो लेकिन सोच की गरीबी नहीं मिटा सकते। जो थिंकिंग है इसकी गरीबी नहीं मिटा सकते। पैसा आता जाता रहेगा, मटेरियलिस्टिक थिंग्स आती जाती रहेंगी, लेकिन जो आपका परसेप्शन टुवर्ड्स लाइफ है, ओवरऑल आपका जो सोच है, उसको अगर आपने खराब कर लिया तो फिर क्या है कि आपके पास कुछ नहीं बचेगा। और केतु वो संत है जिसके पास में हर वो चीज है जो एक इंसान ड्रीम करता है। एक नॉर्मल, एक आम आदमी को सपने लेता है उस चीज के कि मुझे ये अचीव करना है। लेकिन केतु की जो स्पेशल बात है, जो केतु की स्पेशलिटी है, वो ये है कि सब कुछ होते हुए भी वो उसी मोमेंट, उसी क्षण में हर चीज को त्याग सकता है, विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ क्राइंग अबाउट इट, और विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ सॉरो रिगार्डिंग दिस। जब हम जर्नी टूवर्ड्स राहु एंड केतु समझते हैं, द लूप जब हम समझते हैं, तो हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि बिना किसी मटीरियलिस्टिक डिजायर्स के हुए, बिना किसी मटीरियलिस्टिक अचीवमेंट्स के, आप जिंदगी में कभी केतु की तरफ पहुंच ही नहीं पाओगे। अगर आपकी इच्छा ही नहीं है कुछ करने की, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपको लगता है कि यही मोक्ष है, सब कुछ त्याग दो, ये कर दो वो कर दो, देन यू आर नॉट बैलेंसिंग योर केतु एट ऑल। केतु बैलेंस तभी होता है जब आपके पास खजाना पड़ा हुआ है और फिर आप उस खजाने को त्यागने को तैयार हो। वरना कुछ है ही नहीं तो त्यागोगे क्या, इट इज योर मजबूरी। अब ये सब लोगों के लिए अलग अलग होता है कि उसके पास कितना है, उसको वो कितना अबंडेंट मानता है, राइट। कोई हो सकता है 100 करोड़ में भी खुश ना हो, कोई 10 करोड़ में भी काफी खुश है, राइट। तो ये केतु है, दिस इज व्हाट केतु सिंबलाइजेस। ऑन द अदर हैंड राहु symbolizes the strategy part, how to achieve what ketu has achieved। हाउ टू अचीव, कैसे करोगे अचीव। कोई भी गोल को अगर आपको अचीव करना है तो सबसे पहले तो यहाँ का इस्तेमाल होगा ना, दिमाग का इस्तेमाल होगा। तो वो दिमाग का जो पार्ट है, जो स्ट्रैटेजाइजिंग वाला पार्ट है, जो किसी भी चीज को यू नो ऑन पेपर्स या फिर ऑन माइंड उसको प्लान करने वाला पार्ट है, वो राहु है। बिना राहु के आप अचीव नहीं कर सकते चीजों को। बिना राहु के आप प्लान ही नहीं कर पाओगे, द फोकस, द पाथ फॉरवर्ड, यू वोंट बी एबल टू फोरसी इट। तो फिर केतु तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे ना। तो राहु प्लान करता है, केतु एग्जीक्यूट करता है। रिमेंबर दिस वेरी प्रोफाउंड लाइन, दिस इज राहु प्लान करता है, केतु एग्जीक्यूट करता है। इस बात से आज हम ये समझेंगे कि हम क्यों सिर्फ एक ही बार मंत्र का उच्चारण करते हैं। देखो, राहु की ना आदत है, इट हैज अ हैबिट, कि इसको जितना देते जाओगे ना उतना ही ये लेता जाएगा। और जितना आप उसको बार बार कोई चीज फीड करते जाओगे, इसमें उतनी ही माया, उतनी ही तृष्णा बढ़ती जाएगी कि अच्छा अभी तो और भी है, अच्छा अभी तो और भी है, अच्छा अभी तो और भी है, चलो ये ले लेता हूँ, ये भी ले लेता हूँ, ये भी ले लेता हूँ। वो लेता ही जाएगा, लेता ही जाएगा। वो ओवरलोड कर देगा उस चीज को। जहां पे ओवरलोड आ जाता है ना किसी भी चीज का, तो वहां पे ये जो बैलेंस क्रिएट हो रहा है ना राहु केतु का, ये बैलेंस बिगड़ जाता है, बिकॉज यू आर यूटिलाइजिंग राहु टू मच। किसी चीज को आप एक्सप्लॉइट करते जा रहे हो।
जब आप इतना एक्सप्लॉइट कर दोगे ना, तो राहु क्या है ना, फोकस खो देता है। वी आर सेल्स विल लूज द फोकस। अब यहां पर राहु को मालूम है कि ये मंत्र उच्चारण एक बार ही होगा, इसमें से ही जितना रिजल्ट आउटकम लेना चाहता हूं वो ले लेता हूं। तो इसलिए हम मंत्र का उच्चारण एक ही बार करते हैं। मैं हमेशा मंत्र का उच्चारण एक ही बार करवाता हूं क्लास से शुरू होने से पहले, और ये गोल है हमारा। वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेक इट अ हैबिट, एंड वी आर डूइंग रेमेडीज एंड ऑल दैट स्टफ, या कुछ भी लाइफ में कर रहे हैं ना, एक बार में करके उसको खत्म करो। होता है तो ठीक, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। और ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आपने राहु की इस ऊर्जा को अपनी लाइफ में उतार लिया तो वो काम ना हो। The kind of focus which Rahu brings, the kind of focus which Rahu inculcates in your daily routine, you can't even imagine. एक बार बोला वो काम हो गया, और वो काम करेगा कौन? वो काम करेगा केतु। क्योंकि केतु को वो ऊर्जा इतनी फोकस से मिली है, वो इंस्ट्रक्शंस इतने फोकस, इतने डायरेक्शन से मिली है कि आपको इस स्टेप को इस तरीके से फॉलो करना है। दिस इज व्हाट राहु विल गिव यू, बिकॉज इट इज सो मच फोकस्ड। एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे इतना फोकस हो गया है कि वहां पे उसने मास्टरी कर ली उस चीज की। और जैसे ही वो मास्टरी हुई उस चीज की, तो केतु को एक क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मिल गए, क्योंकि उसके पास तो धड़ है ना, सिर्फ सर नहीं है ना उसके पास में। तो उसको इंस्ट्रक्शंस मिल गए। अगर बॉडी को इंस्ट्रक्शन मिल गए कि एज इट इज आपको काम करना है, तो द वर्क विल बी परफेक्टली डन। अगर माइंड ही कंफ्यूज्ड है तो बॉडी कैसे काम करेगी? और उस माइंड को, कंफ्यूजन को ही राहु क्रिएट करता है। उस माइंड के कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए ही हम राहु और केतु को बैलेंस करते चलते हैं। अब मान लो कि केतु जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव है किसी के चार्ट में या किसी की लाइफ में, भक्ति किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, बहुत स्पिरिचुअल हो गए हैं, मोक्ष चाहिए, मोक्ष है, मोक्ष है, मोक्ष है, ये भगवान वो भगवान, हर मंदिर में माथा टेक लिया है, लेकिन रिजल्ट कुछ हो नहीं रहा, बन रहे हैं ठनठन गोपाल। होते हैं ना कई लोग के पूरे दिन, पूरे जिंदगी वो इसी सब में लगे रहते हैं कि मैं ईश्वर से ऐसे मांगूंगा, मैं ईश्वर से ऐसे करूंगी तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो वो क्या है कि केतु की ऊर्जा को बहुत ज्यादा काम पे लगा रहे हैं, तो वहां पे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। वो दिमाग इधर उधर घूम रहा है, भटक रहा है कि अब मैं इसके भगवान की पूजा कर लूं, अब मैं इन भगवान की पूजा कर लूं, अब मैं इसको इष्ट देव मान लूं, अब मैं इनको इष्ट देव मान लेता हूँ, अब ये मेरे गुरु हैं, अब वो मेरे गुरु हैं। जिंदगी भर भटकते रह जाएंगे ऐसे लोग, क्योंकि केतु की ऊर्जा ज्यादा हो गई है। दैट इज वाई वी कॉल केतु, केतु एज द वॉन्डरर। इधर उधर भटक रहा है, चलते जा रहा है, कुछ नहीं है, ना कोई मंजिल है ना कोई ठिकाना। राइट। सो दिस इज केतु। ठीक है, हो सकता है किसी को ये पसंद आए, बट वो राहु केतु बैलेंसिंग में तो कभी नहीं आए फिर, क्योंकि बॉडी काम करते जा रही है, किए जा रही है, लेकिन माइंड से कनेक्शन ही नहीं बैठ पा रहा है। वो फोकस्ड डायरेक्शन अप्रोच ही नहीं आ पा रही है, तो क्या काम का कुछ मतलब निकलेगा उसका? वो जो आपको रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट मिलेंगे? ऑफ कोर्स नॉट। तो ये जो बैलेंस है, इसको क्रिएट कैसे किया जाए? ये जो बैलेंस है राहु और केतु का, द माया एंड द मोक्ष, द बॉडी एंड द हेड, इसको क्रिएट कैसे किया जाए? देखो, अल्टीमेटली भले ही कुछ भी हम कहें राहु केतु के बारे में, ये है तो भगवान विष्णु के ही अवतार कुछ। राइट। एक राहु जो है वो तो वराह अवतार है, और केतु जो है वो मत्स्य अवतार है। केतु के बारे में जब हम बात करते हैं, मत्स्य अवतार से रिलेशन जब इसका बनता है, तो मत्स्य अवतार की एक बहुत अच्छी बात लगती है, वो ये है कि उसने प्रलय के समय पे बहुत मिनिमलिस्टिक अप्रोच रख के
उन सब चीजों को बचा लिया जो कि जरूरत थी। इट हैड अ कंट्रीब्यूशन इन सेविंग ऑल द लाइफ ऑन अर्थ, वरना तो सब कुछ खत्म हो जाता। तो इसलिए केतु जो है वो उतना देता है जितना आपको जरूरत है। अकेले केतु की ये ट्रेड्स है कि वो उतना दे देगा जितनी आपको जरूरत है। एक कहानी है गोपाल की लुटिया करके, बचपन में शायद आपने सुनी हो ना सुनी हो, कि एक गोपाल नाम का बहुत ही दीन दयाल सा गरीब सा एक वो था, इंसान था, कोई विलेजर, नॉर्मल एक गांव में रहता था। तो गोपाल को ना एक बहुत गरीबी से गुजर रहा था, भगवान से प्रार्थना करी ये वो, तो एक दिन कृष्ण भगवान आए उनके पास। उन्होंने बोला कि गोपाल ये लो, ये मैं आपको छोटा सा ना लुटिया दे रहा हूँ, इस लुटिया के आप यूज करो, और आप इसमें क्या है कि जितना दूध आ जाए आप उसको यूज करके बेच दो, या फिर जो भी उसको आप अपने जीर्णोद्धार के लिए ले लो, जो भी चीजें हैं आपको चाहिए। अब गोपाल सोचे कि ये क्या हुआ, इतनी सी लुटिया, इसमें इसका मैं क्या करूं, इतनी सी लुटिया का मैं करूं क्या। तो वो तो बड़ा टेंशन में आ गया, बड़ा स्ट्रेस में आ गया। तो वो गया वहां पे ग्वाले के पास में, उन्होंने बोला थोड़ा सा मुझे दूध दे दो, मुझे जरूरत है, घर में क्या है कि कुछ खाने को नहीं है। तो वो दूध ले गया, दूध लेके गया, वापस घर आया, घर आके उसने दूध को दूसरे बर्तन में डाला। जैसे ही दूध को दूसरे बर्तन में डाला, देखता है कि वो लुटिया वापस दूध से भर गई। फिर डाला, फिर दूध से वापस भर भर गई। एक इनफाइनाइट लूप बनता गया उसी चीज का। दिस इज व्हाट केतु इज। वो देगा आपको बहुत कम, जितना आपको रिक्वायर्ड है, लेकिन आप उस चीज को अगर और देते जाओगे, आगे बांटते जाओगे, तो वो गोपाल की लुटिया की तरह काम करेगा। क्योंकि मत्स्य अवतार से बहुत छोटे लेवल पे ही चीजें शुरू हुई, लेकिन आज सृष्टि संसार पूरा मत्स्य अवतार की वजह से ही बचा हुआ है। मैं आप सब लोग जो बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पे हमारे जो एंसेस्टर्स है, हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है, वो मत्स्य अवतार की वजह से। सो दैट इज वाई केतु is a graha which denotes abundance. Abundance in the times of crisis. Crisis लेके आएगा, फिर abundance देगा. On the other hand, Rahu, being the Varaha avatar, digging deep into material desires, digging deep into certain amount of obsessions, all of this is Rahu. All of this is Rahu. So now, राहु के साथ में केस क्या है? क्योंकि राहु बार बार ना चीजों को मांगता है, बार बार ना वो कोशिश करता है कि अब ये भी मिल जाए, अब वो भी मिल जाए। तो राहु के लिए जो सबसे बेहतर चीज है वो ये है कि राहु की ऊर्जा को, उस ज्ञान को आप फीड करते रहो इन ए पॉजिटिव मैनर। क्योंकि राहु मांगेगा तो सही, देखो उसका ना नॉर्मल जो ट्रेड्स हैं वो यही है, जिस भी भाव में बैठेगा उस भाव से रिलेटेड बार बार वो ना उसी चीज को मांगता रहता है, और इट इज नेवर इनफ। नेवर इनफ बिकॉज राहु के पास तो पेट ही नहीं है ना। तो उसको पता ही नहीं लगता है कि वो पच सकता है कि नहीं बच सकता है। उसको पता है कि मैं तो आई कैन ऑलवेज टेक इन, जितना भी ले सकता हूँ, खाना खा सकता हूँ, वो खा लूंगा, बचे ना बचे, इट इज ऑल अबाउट केतु, राइट। सो वो तो मांगता रहेगा, वो तो करता रहेगा इसी तरीके की चीजें। तो उसको जब फीड करना ही है तो हम उसको अच्छा फीड करें ना। कोशिश यही करें कि जो भी हमारे डिजायर्स हैं वो डिजायर्स अल्टीमेट गुड के लिए हों, अल्टीमेट बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए हो। अच्छी बात राहु की ये है क्योंकि वराह अवतार ने नीचे से उठा के जमीन को, हमारी अर्थ को ऊपर लेके आया। तो ये ना इंफॉर्मेशन को ऐसे यूज करता है कि ऑल ऑफ अ सडन ना आपको ऐसे चेंजेस देखने को मिलेंगे कि कोई बहुत नीचे गिरा हुआ इंसान होगा जिसका ना बर्बाद लाइफ दिख रही होगी हमको सामने से। ऑल ऑफ अ सडन विद अ क्लिक ऑफ अ फिंगर, अब अचानक से ही क्या है कि उसको एलिवेट कर देगा।
और ऐसा एलिवेट करेगा कि लोग जो है वो देखते रह जाएंगे हाउ एग्जैक्टली डिड इट हैपन, द काइंड ऑफ ओवरनाइट सक्सेस जिसको हम बोलते हैं। अब वो है ओवरनाइट सक्सेस नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली सालों साल उस इंसान ने स्ट्रगल किया है, बट एक दिन में सक्सेस जो मिल गया है उसको आफ्टर ऑल ऑफ दिस, तो वो चीज राहु दे देता है। और इन दोनों ग्रह को जो बैलेंस करता है वो है शनि। शनि है हमारे कर्म। अगर हमारे कर्म को हम बैलेंस करके चलते हैं तो हम राहु को भी बैलेंस कर देंगे और केतु को भी बैलेंस कर देंगे, इक्वल अमाउंट ऑफ थिंग्स। भगवान की भक्ति भी इक्वली करेंगे, पार्टी भी उतना ही करेंगे। आई ऑलवेज टेल पीपल, बिकम very much like that character of Kareena Kapoor in Kabhi Khushi Kabhi Gum. I don't know the other name. एक नाम तो शायद पू था, right? So become poo. But when it comes to family values and all that, go ahead and join hands with your family, and of course. So yeah, poo and puja, right? तो दोनों आप में ये चीजें होनी चाहिए, तभी आपको राहु और केतु के जो अल्टीमेट बेनिफिट्स हैं, जो अच्छे रिजल्ट्स हैं, वो मिल पाएंगे। प्रार्थना करो तो दम के, एकदम दम लगा के करो। कोई भी प्रार्थना करो, जम के करो, और पार्टी करो तो भी जम के करो। कोई रोक टोक इसमें नहीं होनी चाहिए, बट दोनों इक्वल होना चाहिए। एक चीज बढ़ी तो दूसरी कम हो जाएगी, दूसरी बढ़ी तो पहली वाली कम हो जाएगी। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर आप क्या है कि चीजों को इम्बैलेंस कर लोगे लाइफ में। कुछ सही गलत तो है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन लाइफ में, इस दुनिया में, कलयुग के अंदर भी। बट ऑफ कोर्स make sure that you are doing everything under the purview of, or the faith or belief of God. सिंपल सा यही राहु और केतु का है। और कुछ भी राहु केतु के बारे में डिफाइन करना जो है वो एक तरीके से अपने आप में थोड़ा सा ज्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि वो श्योरिटी से नहीं कह सकते हैं हम उसको। राहु केतु कभी भी किसी भी तरीके से काम कर सकते हैं, बट इस तरीके से ही आपको राहु और केतु को देखना है। राहु जहां पे बैठेगा उस पर्टिकुलर हाउस के अंदर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन फीड करनी पड़ेगी, उसके रिलेटेड सिग्निफिकेशंस को फीड करना पड़ेगा। केतु जहां पे बैठेगा उस पर्टिकुलर जगह से आप रिलीज करोगे। सो दैट इज ऑल अबाउट राहु एंड केतु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रहस। इफ बैलेंस्ड properly, things can be way better. And that's how we will end the lecture now and take up the questions. So yes, now please raise your hands for those who want to ask any questions. The class is officially over. Those who want to leave, they can leave with one notice. Please, जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी वो अब दिवाली के बाद होंगी, ठीक है? तो जो वीकेंड है दिवाली वाला, आई वांट यू गाइस टू एंजॉय दिवाली, and